चलो अभी पहले आज के दिन का सबसे पहला टॉपिक लिखो तुम लोग, मैं डिक्टेट करता हूँ। टॉपिक लिखो स्टेट फंक्शन। राइट ऑन अ टॉपिक state function. Write in that a thermodynamical function whose value depends on initial and final state of the system is known as state function. Okay, I repeat, a thermodynamical function whose value depends on initial and final states of the system is known as state function. Okay, एग्जाम्पल लिखो उसका नीचे, मतलब नेक्स्ट लाइन में एग्जाम्पल लिखो। प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एटसेट्रा। I repeat, pressure, volume, enthalpy, entropy, internal energy, etc. Done, all of you? अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन पे, तुम लोग सब अभी देख लो। सबसे पहले तो स्टेट फंक्शन का जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है कि ऐसा कोई भी थर्मोडायनेमिकल फंक्शन जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करेगी, उसे हम लोग कहेंगे स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा जब हम लोग पहले पाथ फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करें, पहले नेक्स्ट लाइन में पाथ फंक्शन का टॉपिक लिखो। राइट ऑन अ टॉपिक ऑफ पाथ फंक्शन। Start to write down. Write in that a thermodynamical function whose value depends on the path followed by the reaction or a process is known as path function. Example लिखो, work done, heat of the system। वर्क डन के बाद हीट ऑफ द सिस्टम। ये पाथ फंक्शन क्या है, वो पहले इजी है, जैसे कि उसके नाम में ही है पाथ फंक्शन जिसकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड करेगी। सपोज तुम्हें ए से लेकर बी तक जाना है। ठीक है, सपोज तुम्हें जाना है ए से लेकर बी तक, तो ए टू बी जाने का सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, हम लोग इसे कहेंगे पाथ 1 है। लेकिन मैं दूसरा पाथ कुछ ऐसा ले सकता हूं, पहले मैं ए टू बी के लिए पहले मैं ए टू सी गया, सी टू डी आया और फिर डी से बी तक आया। तो ये जो पूरा पाथ है, इसमें देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, लेकिन पाथ
थोड़ा लॉन्गर हुआ, तो इस पाथ को हम लोग कौन सा पाथ कहेंगे? पाथ 2 कहेंगे। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, पहले मैं ए से लेकर डी तक आऊंगा और डी से बी तक जाऊंगा, तो इसे हम लोग कहेंगे पाथ 3 है, बराबर। अब पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, 3 अलग अलग पाथ है। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है, तीनों पाथ पर चलते हुए हम खुद सेम वर्क डन नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि 3 पाथ कवर करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग एनर्जी स्पेंड की होगी। तुम लोग उसका और एक एग्जांपल रिलेट करने के लिए देख सकते हो कि तुम तुम्हारे घर से क्लास तक आना चाहते हो, अपने एमएस तक आना चाहते हो, ठीक है। तो तुम्हारे घर से लेकर एमएस तक आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होगा। अगर तुम्हें क्लास में आना है एज यूजुअल एंड एज वी प्रैक्टिस इट अलॉट, जब तुम्हें घर से लेकर क्लास में आना होता है ना, तो तुम लोग शॉर्टेस्ट पाथ देखते हो ताकि वो क्लासरूम में लेट ना हो जाए। लेकिन क्लासरूम से जब घर पे जाते हैं ना, तो दुनिया भटक भटक के जाते हैं हम लोग, बराबर। द लॉन्गेस्ट पाथ वी चूज। अब तुम लोग ये सोचो, तुम्हें कौन सा पाथ कवर करने में ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, लॉन्गर और शॉर्टर? ऑब्वियसली द लॉन्गर पाथ, बराबर। तो लॉन्गर पाथ को कवर करना है, ज्यादा एनर्जी स्पेंड की है, मतलब ज्यादा वर्क डन भी हुआ है, इजंट इट? तो दोनों, और अब तुम्हारे सामने जो डायग्राम है उसमें तीनों पाथ देखो। पाथ 1 इज द शॉर्टेस्ट, लेट अस से उसका वर्क डन का वैल्यू हमें मिला 10 जूल। पाथ 2 इज द लॉन्गेस्ट, ए से लेकर सी, सी टू डी, डी टू बी। तो पाथ 2 की जो वैल्यू है लेट अस से 50 जूल है। और पाथ 3 फर्स्ट पाथ से लॉन्गर है लेकिन सेकेंड पाथ से थोड़ा शॉर्टर है, तो पाथ 3 की वैल्यू बनेगी 30 जूल। ये सारे वर्क डन की वैल्यूज मैंने लिखी है बच्चों। तो सबसे ज्यादा वर्क डन कौन से पाथ के लिए हमें करना पड़ रहा है? पाथ 2 के लिए। तो वर्क डन की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन और अ प्रोसेस, हेंस वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। जानवी, नहीं जानवी नहीं, पूजा, पूजा श्रीयन, आई थिंक तुम्हारा डेफिनेशन इनकम्प्लीट था। पाथ फंक्शन इसी को कहा जाता है, और थर्मोडायनेमिकल फंक्शन whose value depends on the path followed by the reaction or a process. Okay, I hope इस एग्जाम्पल से पाथ फंक्शन सभी को समझ में आया रहेगा, isn't it? Understood? Yes, I got a reply from Yash Pawar, Sana, Janvi, Apurva, Nazreen, गिरिजा, जसप्रीत, गणेश, ओम थोरात, जय पवार, कुणाल, ओके, राशि, पूजा। मैंने डेफिनेशन लिखा नहीं था केतन, मैंने सिर्फ बोला था डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिकल फंक्शन whose value depends on the path followed by the reaction or process, ये डेफिनेशन था। ओके, अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो था, सबसे हम लोगों ने पहले लिखा था स्टेट फंक्शन। अब पाथ का मतलब कौन से वे को वो फॉलो करता है। स्टेट फंक्शन का मतलब अगर हम लोग कहेंगे ए टू बी, ये कन्वर्जन है, जहां पर ए का मतलब है अपना इनिशियल स्टेट और बी का मतलब है अपना फाइनल स्टेट। तो जब किसी भी थर्मोडायनेमिकल फंक्शन की वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर जब डिपेंड करेगी, तब उस फंक्शन को कहा जाएगा स्टेट फंक्शन। अब हम लोगों ने एग्जांपल में लिया है प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। इसमें इंटरनल एनर्जी का फंक्शन हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन प्रूव दैट इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे देखो, इंटरनल एनर्जी का मतलब सबसे पहले क्या है।
तो इंटरनल एनर्जी का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द सिस्टम। आई रिपीट, internal energy is total amount of energy present within the system। मतलब क्या? तो अभी तुम लेक्चर को अटेंड करते वक्त तुम अपने घरों में जिस जगह पर बैठे हो, ठीक है, कोई बेडरूम में बैठा रहेगा, कोई लिविंग रूम में बैठा रहेगा, कोई चॉल सिस्टम में है, तो और अगर हमारे घर में वो क्या 1+1 रूम है, माला है, तो कोई माले पर बैठा रहेगा, कोई ग्राउंड फ्लोर के रूम में बैठा रहेगा। लेकिन हम जिस किसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, हम सब अभी रेस्ट पर है, बराबर। नो वन इज इन मोशन। तो मुझे एक एक करते फटाफट रिप्लाई करते चलो। हाँ बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बोलो, एट रेस्ट, अभी रेस्ट पर हो, तो तुम्हारी बॉडी सिस्टम में कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल और काइनेटिक? फटाफट रिप्लाई करते चलो। नजरीन क्या लिखा है? रेस्ट पर होते हुए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। आर यू वेरी श्योर? ओके, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो तुम लोग मुझे ये बोलो बच्चों, अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तुम्हें जो कंसिडर करनी है वो करो, 100 जूल है, 50 जूल है, 60 जूल है, कुछ भी है। इतने में क्या हुआ कि हमें कुछ हाथों की उंगलियां सपोज हिलानी है, ठीक है, यू वांट टू मूव योर फिंगर्स। तो फिंगर्स को मूव करना मतलब हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, के लिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। लेकिन ये एनर्जी बच्चों कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी होगी? बोलो, फिंगर्स को मूव करना है तो कौन सी एनर्जी लगेगी? मोस्ट ऑफ यू हैव रिप्लाइड इंटरनल एनर्जी, बराबर। अब असल में क्या है इसका आंसर, ये देखते हैं, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी जैसे मैंने पहले बताया कि वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इंक्लूडिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है इंट्रामोलिक्यूलर और दूसरी जो होती है वो है इंटरमोलिक्यूलर। उसी के साथ काइनेटिक एनर्जी भी तीन अलग अलग टाइप से बनती है हमारे बॉडी के अंदर स्पेशली। पहली होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, दूसरी होती है रोटेशनल एनर्जी और तीसरी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। ओके, क्या तुम में से कोई भी एक मुझे वाइब्रेशनल एनर्जी का एग्जाम्पल दे सकता है क्या? जल्दी, वाइब्रेशनल एनर्जी का कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो मुझे, फटाफट। अरे हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर, अपूर्व, हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी का एग्जाम्पल। नो आर्यन, व्हेन वी गेट गूजबम्स, नहीं वो नहीं। हार्ट बीट बोल सकते हैं, ओके। एनीवन एल्स? हार्ट बीट बोल सकते हैं उसे। और थ्रोट, व्हेन वी टॉक। जानवी, जब हम लोग बात करते हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे आएगी? वाइब्रेशन का मतलब एक चीज ध्यान में रखो, वाइब्रेशन का मतलब गार्डन में जाने के बाद जो सीसॉ का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बच्चा यहाँ पे एक बच्चा वहां पे, और वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे जो होता है वो है एटमॉस्फेरिक मोशन, सॉरी दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। हाँ, अब बोलो। ब्रीदिंग, इट मे बी एंगर, ईयर ड्रम, ओके। अब देखो, तुम्हें पूछा था मैंने वाइब्रेशन जिसमें होता है, ऐसा कोई भी एक एग्जांपल हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर। द बेस्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड।
एंड अनदर पाई। ठीक है, ये एक सिग्मा है। तो दो पाई बॉन्ड्स है, दो सिग्मा बॉन्ड्स है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ खींची चली जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलता है एक बार ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरे ही इंस्टेंट पे अगर किसी ने देखा तो वही मॉलिक्यूल ओ डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा भी रहता है। तो तुम लोग मुझे ये बोलो बच्चों, इसकी गाड़ी से, सॉरी मध्ये गेला होता वॉइस, कोण आहे, यश पवार, पूर्वी शिरसाट, आवाज येत नव्हता। हो, एक सेकंड, आता येतोय का आवाज? बरं, ठीक है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन है। और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में हमेशा पाई बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होता है, जो इजीली मूव हो सकता है। तो अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है ना, वो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाइब्रेशन मॉलिक्यूल कैसे सेटअप होता है। देखो ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दूसरा पाई। ठीक है, अब दोनों ऑक्सीजन कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, किसी ना किसी एक टाइम इंस्टेंट पे सपोज राइट वाला ऑक्सीजन जो है उसने पाई पेयर अपनी तरफ खींच ली है, तो हमें क्या दिखेगा, देखो ओ डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन पर चार्ज एक्स्ट्रा हुआ, इसलिए राइट साइड के ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा माइनस डेल्टा। और दूसरा ही कोई एक स्टूडेंट होगा, उसने दूसरे इंस्टेंट पर यही ऑब्जर्व किया, तो उसे क्या दिखाई देगा, लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा। क्यों नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि उसने पैर अपनी तरफ खींच ली है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पैर। और सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे कंसेक्यूटिव स्ट्रक्चर तुम लोग लिखते चलो, पहले ऑक्सीजन और कार्बन राइट साइड का सिंगल बॉन्ड, फिर लेफ्ट साइड का सिंगल बॉन्ड, फिर से राइट साइड में सिंगल बॉन्ड, फिर से लेफ्ट साइड में सिंगल बॉन्ड। तो ये कैसे हुआ, ब्रिग जैग टाइप का मोशन सेटअप हुआ, जिसे हम लोग कहेंगे वाइब्रेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल मोशन जिस एनर्जी की वजह से अकर होती है उसे कहा जाएगा वाइब्रेशनल एनर्जी। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वाइब्रेशनल एनर्जी किसे कहेंगे? अब वाइब्रेशन क्या है, एक तरीके का मोशन है, और मोशन की वजह से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ट्रांसलेशनल का मतलब लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से ट्रांसलेशनल एनर्जी मिलेगी। और रोटेशन, क्योंकि हर एक अपने बॉडी के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है, कैल्शियम है, कार्बन है, कॉपर है, जिंक है, फेरस है, एटसेट्रा एंड ऑल, उन सभी के एटम्स भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। और एटम का मतलब क्या है, उसके 3 डायमेंशनल स्पेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते हैं, इजंट इट? तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, वो दो तरीके का मोशन परफॉर्म करता है। पहला जो है वो है रिवोल्यूशन, और दूसरा जो है वो है रोटेशन। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को गोल 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 चक्कर लगाता है, लेकिन साथ ही साथ में वो अपने खुद के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे समथिंग लाइक दिस, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते रहता है। इसको कहा जाता है रोटेशनल एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, तीनों की वजह से सबसे पहले तो कौन सी एनर्जी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी।
और दूसरी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, इट इज मेड अप ऑफ टू सब एनर्जीज, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है विद इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इंट्रामोलिकुलर का मतलब है विद इन अ सेम मॉलिक्यूल। और इन सभी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की वजह से जो मिलती है दैट इज इंटरनल एनर्जी, और यू कैन कॉल इट एज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या फंडा है ये सभी को समझा है ऑल ऑफ यू। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने लिखा है कि वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। और वो कैसे चेक करेंगे हम लोग बच्चों, तो तुम उसके लिए ना एक बहुत ही अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी में हमसे बहुत वो करीबी है एग्जाम्पल, उसे ही हम लोग लेंगे। अपने घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, उस एलपीजी सिलेंडर के ऊपर देखो बच्चों एक गैस नॉब रहता है, बराबर। अब वो नॉब अगर हम लोगों ने ओपन कर दिया तो जो गैस लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया गया है वो फटाफट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, क्योंकि प्रेशर रिलीज हो जाता है, लिक्विड विल टर्न इनटू गैस, बराबर। अब एलपीजी गैस सुबह हम लोगों ने 8 AM मतलब 8 बजे शुरू किया था। तो जैसे 8 बजे शुरू होगा ना, तो 8 बजे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रेशर की वैल्यू नोट करके रहेंगे, लेट इट बी P1। वो कितनी एटमॉस्फेयर होगी ये हम लोग नोट करें। अभी वो नॉब ओपन ही खुला ही रहने दो, 5 मिनट तक खुला रहने दो। तो 5 मिनट के बाद मतलब 8:05 तक ये एलपीजी का टैंक पूरा खुला हुआ था, गैस जो थी वो लीक हो रही थी, जिसकी वजह से इंटरनली गैस का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और हमें फाइनल P2 जो है लेटर से P2 कितना होगा, तो P1 से थोड़ा कम ही होना चाहिए, समझा। P2 मस्ट बी लेस देन P1, ओके। तो तुम मुझे अभी ये बोलो बच्चों, प्रेशर की जो वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू सिर्फ 8 बजे जो थी वहां से लेकर डायरेक्टली 8:05 को चेंज हुई है क्या, या मीनवाइल भी चेंज होती रहेगी? टेल मी फास्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। P1 और P2 के दो वैल्यूज मिले हैं हमें, टाइमिंग स्लॉट भी मालूम है। तुम लोग मुझे ये बोलो, ये जो चेंज है P1 और P2 का, जहां पर P2 की वैल्यू P1 से कम है, तो मुझे ये बोलो ये जो वैल्यूज का कम होना जो है वो डायरेक्टली 5-5 मिनट के डिस्टेंस पे हो रहा है या वो कंटिन्यूअसली होते रहा है? यस अपूर्वा, आई कैन सी योर मैसेज दैट कंटिन्यूअसली होते रहेंगे वो। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली हुए तो हमारे लिए हर एक इंस्टेंट पे एंथैल्पी का वैल्यू कैलकुलेट करना, प्रेशर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना, प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना या वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ये हमारे लिए पॉसिबल होगा क्या बच्चों? नहीं, बराबर। हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी प्रोसेस या रिएक्शन शुरू होने से पहले और रिएक्शन शुरू होने के बाद, मतलब रुकने के बाद, असल में जो भी हमें मिलता है दैट इज अवर स्टेट फंक्शन। जब हम लोग P1 से लेकर P2 तक जा रहे हैं, मतलब इनिशियल प्रेशर से लेकर सेकेंड प्रेशर तक, 8 AM को जो प्रेशर होगा 8:05 AM को प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन 8 से लेकर 8:05 तक बीच में 5 मिनट चले गए हैं। 5 मिनट का मतलब
5 इन मल्टीप्लाइड बाय 60 मतलब 300 सेकेंड्स चले गए हैं। अगर 1 सेकेंड का मतलब 60 मिली सेकेंड्स ऐसा हुआ तो इसका मतलब 300 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज 18,000 मिली सेकेंड्स चले गए हैं, ऐसा भी होगा। बरोबर ना? करेक्ट। तो इसी का मतलब ये है बच्चों कि प्रेशर की वैल्यू मिनट टू सेकेंड, सेकेंड टू मिली सेकेंड टू माइक्रो सेकेंड, हर एक इंस्टेंट पर चेंज होगी, लेकिन हमारे लिए वो सब कुछ मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा। करेक्ट। तो हमारे लिए क्या पॉसिबल है? हमारे लिए सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू मेजर करना पॉसिबल है। करेक्ट। तो इसी वजह से प्रेशर, अब ये ऐसा थर्मोडायनेमिकल फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड है, इसलिए प्रेशर होगा स्टेट फंक्शन। सिमिलरली प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी V1 V2 ये होगा। इंटरनल एनर्जी U1 U2 ये होगी। एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब ये जो टोटल हीट कंटेंट है, हीट क्या है वैसे? हीट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बराबर ना? अब ये हम अभी रेस्ट पर बैठे हैं, लेकिन रेस्ट पर बैठे हुए भी हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ हीट फिल हो चुकी है, मतलब हीट प्रेजेंट है। लेकिन नॉट ओनली हीट, जैसे कि अगर मैं रेस्ट पर बैठा हूं, तुम लोग भी जैसे कि रेस्ट पर हो, लेकिन बैठे बैठे ही हम लोग हाथों की उंगलियां मूव कर सकते हैं, हाथ मूव कर सकते हैं, हमारी नेक की मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन नेक की मूवमेंट करना, हैंड्स की मूवमेंट करना, इवन हमारे लेग्स मूव करना, ये मूवमेंट आना मतलब वहां पे क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। बरोबर। और वर्क डन के लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? वर्क डन के लिए मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अब देखो, हाँ, हमारी बॉडी है, मतलब बॉडी सिस्टम है, उसमें दो तरीके की एनर्जी फिल हो चुकी है। एक जो है वो है हीट एनर्जी और दूसरी है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वर्क डन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी यूज करके वर्क डन किया जाएगा, बल्कि जब हम लोग हीट एनर्जी यूज करेंगे, हीट एनर्जी यूज करके भी वर्क डन किया ही जा सकता है। लेकिन हीट और मैकेनिकल ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी एनर्जी के दो अलग अलग फॉर्म्स है। बरोबर। और सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा फॉर्म है? तो हीट एनर्जी। क्योंकि अगर दो चीजों का कोलिजन होता है, दो ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बीच में कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? हीट एनर्जी। अगर दो सपोज हम लोगों ने दो हाथ, हम लोग जब क्लैप करते हैं ना, तो क्लैपिंग के वक्त भी क्या होता है? क्लैपिंग के वक्त एक हाथ का सरफेस और दूसरे हाथ का सरफेस, इनके बीच में फ्रिक्शन ही होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से फिर से कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? हीट एनर्जी रिलीज होती है। और इन सब के लिए बॉडी सिस्टम के अंदर ज्यादातर तो कौन सी एनर्जी फिल होके रही है ऐसा कंसिडर किया जाता है? तो हीट एनर्जी। और इसलिए टोटल हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम, नॉट ओनली बॉडी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। अगर तुम्हें अच्छी तरीके से याद है, हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो किया था,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी किया था, बराबर। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, ये एंथैल्पी देखो, आयनाइजेशन का मतलब गैसियस स्टेट के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। अब इस प्रोसेस में भी क्या होता है, इस प्रोसेस में या तो हीट एनर्जी रिलीज होती है या तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की जाएगी, लेकिन उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट, टोटल हीट कंटेंट रिक्वायर्ड। आयनाइजेशन की प्रोसेस में भी जितनी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर जितनी हीट इवॉल्व होती है, उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई थिंक किसी एक स्टूडेंट ने, आई थिंक केतन ने ही पूछा था, आयनाइजेशन सॉरी एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, करेक्ट केतन। तो एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम, चाहे वो बॉडी सिस्टम हो या फिर कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हो। अब ये स्टेट फंक्शन का मतलब सभी को समझ में आया है, वेरी क्लियर। द नेक्स्ट इज स्टेट और पाथ फंक्शन के बाद मैकेनिकल वर्क का हम लोग टॉपिक कर लेंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन टॉपिक मैकेनिकल वर्क। इसमें कुछ ये बाकी है, कंटेंट बाकी है। गिरिजा, एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन एक ही वर्ड में एंट्रोपी को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस से होता है, लेकिन इसके ऊपर एक्चुअली एंथैल्पी और एंट्रोपी ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर हमें थर्मोडायनामिक्स में पूरा सेपरेट 2-2, 3-3 पेजेस का कंटेंट दिया हुआ है। तो फॉर अ टाइम बीइंग एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस होता है, इतना ही मैं कहूंगा, अदरवाइज इट विल टेक टू मच टाइम। ऑलरेडी आज के लेक्चर में थोड़ा वॉइस के प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा ये हुआ है। तो टॉपिक लिखो मैकेनिकल वर्क और उसमें लिखना शुरू करो। आई विल डिक्टेट। कंसिडर अ सिलेंडर enclosed with a gas enclosed with a gas and fitted with enclosed with a gas and fitted with frictionless piston। पिस्टन की स्पेलिंग देखो, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ओके, अब नेक्स्ट पैरा में लिखना शुरू कर दो। लेट P, कैपिटल P, स्क्रीन पर देख सकते हो, लेट कैपिटल P be the internal gas pressure, let capital P be the internal gas pressure and फिर से स्क्रीन पर देखो, Px be the external atmospheric pressure, Px be the external atmospheric pressure। Then in next para, let A, capital A be the area of cross section, be the area of cross section of a piston। Then अब देखो,
तुम्हें एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है। वो डायग्राम क्या है पहले स्क्रीन पर देखो, समझो, उसके बाद में ड्रॉ करो। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन डायग्राम तुम्हें एकदम प्रॉपरली ड्रॉ करना है, ठीक है। एक सिलेंडर है जिसमें हम लोगों ने एक पिस्टन सेट करके रखा है, समथिंग लाइक दिस। ये इन्वर्टेड टी शेप का पिस्टन है। पिस्टन का मतलब क्या है पहले वो समझो। पिस्टन का मतलब होता है एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर। जो तुम लोग टिफिन बॉक्स कैरी करते हो ना बच्चों, लेकिन कैसा, जिसमें 2 या 3 कंटेनर्स होते हैं, ऐसा वाला टिफिन बॉक्स। हाँ, जो मुंबई में वो जो डब्बे वाले रहते हैं ना, उनके पास में वो टिफिन बॉक्स रहता है ना, वैसा वाला, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो कंटेनर होता है ना, ऊपर वाला, उसका लिड देखो, उसका लिड वो बाहर से बंद होता है, बराबर। सपोज वो 3 डिब्बों का टिफिन बॉक्स कुछ ऐसे है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो कंटेनर है ना, उसका टिफिन तुम लोग इमेजिन भी कर सकते हो, ये बाहर से क्लोज होता है, बराबर। लेकिन सेकंड और थर्ड का जो लीड है ना, वो अंदर से क्लोज होता है, बराबर। तो हमारा पिस्टन जो है वो ऐसा ही अंदर से बंद होने वाला लीड इमेजिन करो, जिसके ऊपर अभी एक हम लोगों ने एक रॉड भी कनेक्ट करके रखा होगा सपोज। तो उस रॉड को पकड़ के हम लोग उस लीड को उस सिलेंडर के अंदर इजीली अप डाउन मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। और जब हम लोग उसे अप डाउन मोशन में लाएंगे ना बच्चों, वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, क्योंकि पिस्टन देखो सिलेंडर की वॉल से घिसकर आएगा ना, यहाँ पर फ्रिक्शन होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या लिखा है, पहले से ही लिख कर लिया है कि वो फ्रिक्शन भी मतलब रियलाइज नहीं होना चाहिए, वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन होना चाहिए। वो स्मूथली एकदम इजीली अपने आप अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में जाना चाहिए। अब सिलेंडर के अंदर जो हम लोगों ने गैस फिल किया है, उसका प्रेशर हम लोगों ने लिया है P। पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे हम लोगों ने कंसिडर किया है A। और इनिशियल वॉल्यूम अभी हम लोग लेंगे V1, और ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो काम करेगा वो होगा PX। हाँ करेक्ट पुनीत, होली की पिचकारी में पिस्टन के जैसा होता है क्या? यस, वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी सिलेंडर के अंदर देखो, ये डायग्राम पहले तो तुम्हें ड्रॉ करना है बच्चों। तो डायग्राम में इतना ड्रॉ करना है, लेकिन वन मोर थिंग इज देयर टू ड्रॉ। मैं तुम्हें बाजू में कंडीशन लिखता हूं, तुम सभी को उसका रिप्लाई देना है। रेडा, कंडीशन ये है, इफ P is greater than Px, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंटरनल गैस प्रेशर अगर ज्यादा हुआ बच्चों, तो तुम लोग सभी लोग मुझे रिप्लाई दे दो, गैस एक्सपांड होना चाहिए या कॉम्प्रेस होना चाहिए। कंडीशन ये है तुम्हारे सामने, P ग्रेटर देन Px, इंटरनल गैस प्रेशर एक्सटर्नल से ज्यादा हो चुका है, तो जरा सोच कर जवाब दो। हाँ, P ग्रेटर देन Px है तो क्वेश्चन मार्क मत बोलो गिरिजा, क्वेश्चन मार्क आगे मत लिखो। गिव मी योर फाइनल रिप्लाई, वेदर गैस विल एक्सपांड और गैस विल कॉम्प्रेस। यस, जसप्रीत, जितने लोगों ने गैस विल एक्सपांड बोला है,
दे आर ऑल राइट। गैस कॉम्प्रेस नहीं होगा बच्चों, गैस एक्सपांड होगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कंप्रेस होना मतलब क्या? तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम कम कब होगा? तुम लोग डायग्राम को देखो जरा। अगर px बढ़ा तो पिस्टन और नीचे आएगा, तब जाके गैस कंप्रेस होगा ना, इजंट इट? लेकिन अपनी कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और इंटरनल गैस प्रेशर ज्यादा है। तो इंटरनल गैस प्रेशर कौन सी डायरेक्शन में पिस्टन को मूव करेगा? पिस्टन विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे ना हम लोग अभी ये नई वाली पोजीशन हम लोग ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब तुम लोग इमेजिन कर सकते हो टी शेप में हमें एक नया वाला पिस्टन की पोजीशन मिल चुकी है, बराबर? हाँ पूर्व, बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता तो कॉम्प्रेस होता। अभी क्या कंडीशन लिखा है मैंने अपूर्व? राइट साइड में देखो तो सही तरह। गैस प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो चुका है, तो क्या करेगा? गैस एक्सपांड करेगा ना, इजंट इट? तो अब देखो, डॉटेड की जो पोजीशन है वो है V2, और पिस्टन कितने डिस्टेंस में मूव हुआ है? तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, यहीं तक। दिस इज अवर डिस्टेंस dx। ठीक है, पहले अभी ये डायग्राम बनाओ और प्रॉपर बनाओ। V1 से V2 ज्यादा दिखना चाहिए ऑल ऑफ यू, क्योंकि उसी पर अपना डेरिवेशन बाकी है। आई होप डन। चलो अब उसमें नेक्स्ट पैरा में लिखना शुरू करो। इफ इंटरनल गैस प्रेशर, if internal gas pressure is greater than external atmospheric pressure, is greater than external atmospheric pressure, then gas will expand, then gas will expand and piston moves in, and piston moves in upward direction, piston moves in upward direction through a small distance dx, through a small distance dx। सभी लोगों ने अच्छे से कॉपी किया है, नोट किया है? सॉरी, यस। अब देखो डेरिवेशन आगे कैसे मूव होगा। हमें वर्क डन निकालना है, बरोबर? तो वर्क डन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी तक के साइंस में हम लोगों ने वर्क डन का जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, व्हाट इट इज, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर? लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट तो चलो हम लोग मान लेंगे कि dx ये अपना डिस्प्लेसमेंट ही है जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, लेकिन व्हाट इज द फोर्स प्रेजेंट ओवर हियर? इसमें कहीं पे भी फोर्स नहीं है, लेकिन बाय डेफिनेशन व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसलिए फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P इंटू ए, करेक्ट? और इसकी वजह से अपना फॉर्मूला बनेगा वर्क इज इक्वल टू
T into A into डिस्प्लेसमेंट इज dx। लेकिन अब देखो A into dx मतलब ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, जो मैंने अभी लाइन से ड्रॉ किया है ना, ये शेडेड पोर्शन है अपना A into dx। लेकिन इस शेडेड पोर्शन में ही असल में V2 और V1 का चेंज छुपा हुआ है। मतलब A into dx के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, T into V2 माइनस V1, करेक्ट ना। और इसी वजह से अपना वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल dv। अब देखो dv का मतलब क्या होगा, dv का मतलब V2 माइनस V1, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम का चेंज बहुत स्मॉल है तो मिलने वाला वर्क डन भी बहुत स्मॉल होगा, जो कि हम लोगों ने नॉमिनेट किया है dw से। लेकिन तुम लोग अभी ये सोचोगे कि लास्ट में जाकर px क्यों आया, है ना। ये px इसलिए आया क्योंकि वर्क डन जो है वो दो तरीके से देखा जाता है। पहला है सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क डन कर रहा है या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क डन कर रहा है। जैसे कि अभी तुम लोग रेस्ट पर हो, मैं भी रेस्ट पर हूँ, घर पर बैठा हूँ, लेकिन अभी भी हमारे सर पे या हमारे पूरे बॉडी पर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग स्टेडी है, जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर वो प्रेशर कम होता तो क्या हो जाता, अगर वो प्रेशर कम होता तो हम सब 2 फीट ऊपर उड़ने लगते, isn't it? Yes, in an air jet। तो अभी हमारे लिए वर्क डन कौन कर रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा था, तो गैस एक्सपांड हो रहा है मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रही है, जो हम लोग नेगेटिव साइन से बताएंगे। और कौन से प्रेशर के अगेंस्ट काम हो रहा है बच्चों, तो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, इसलिए वो माइनस ऑफ px dv लिखा है। इज इट क्लियर नाउ, माइनस और px क्यों आया, ऑल ऑफ यू। यस, चलो अब कॉपी कर लो, ये बाजू में जो लिखा है डेरिवेशन W इज इक्वल टू एफ इंटू डी से लेकर बाय डेफिनेशन P इज इक्वल टू एफ बाय ए, वो वाला। हाँ सुरभि बोल, काय रिपीट करायचं है। बाय डेफिनेशन के ऊपर क्या लिखा है, बाय डेफिनेशन के ऊपर लिखा है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सुरभि लास्ट टाइम सॉरी लास्टच्या ह्याच्यामध्ये px काय येतं की आपण वर्क डन कुठून कुठे करतोय त्याच्यावरती डिपेंड असतं हे, ठीक है। आणि डीवी का मतलब जसप्रीत स्मॉलेस्ट चेंज इन वॉल्यूम, ओके। हाँ सुरभी आता एक वर्क डन कोण कोणावरती करतंय, सिस्टम सराउंडिंग वरती वर्क डन करते का सराउंडिंग सिस्टम वर वर्क डन करते, या दोन गोष्टी डिपेंडंट असतात, ठीक आहे। आता जर सराउंडिंग सिस्टम वरती करत असेल तर ते नॅचरल वर्क डन असतं, जे पॉझिटिव्ह साईनने दाखवलं जातं। आणि जर सिस्टम सराउंडिंग वरती वर्क डन करत असेल तर ते नेगेटिव्ह साईनने दाखवलं जातं, ओके। मग आता पिस्टन वर चाललं होतं आपलं, कारण गॅस एक्सपांड होत होता, त्याच्यामुळे कोण कोणावरती वर्क डन करत आहे, तर सिस्टम सराउंडिंग वरती करते आहे, म्हणून नेगेटिव्ह साईन आलं। आणि कुठल्या प्रेशरच्या अगेन्स्ट वर्क डन होत आहे, तर एक्सटर्नल प्रेशरच्या अगेन्स्ट वर्क डन होत आहे, म्हणून मग P च्या ऐवजी PX ही टर्म आले। इज इट ओके सुरभी नाउ, अंडरस्टूड, ओके ठीक है। चलो अभी सिर्फ ये आज का ही लेक्चर वो जरा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ। एक तो वो वाइट बोर्ड पे ही लेना चाहिए, वाइट बोर्ड पे थोड़ा इफेक्टिव होता है आई नो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर दैट वो वाइट बोर्ड पे हो। एंड inconvenience caused due to voice breaking and all, it's regretted from my end. I don't know whether it's
truly a problem of my laptop or what else, don't know, but it is regretted, highly regretted, and we'll take care that from next time such type of problems will not occur in between. Okay, till then वर्क डन का सारा कंटेंट सभी को समझ में आया है? वर्क डन का कंटेंट सभी को समझ में आया है? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन समझ में आया है? Yes. Okay, 100%. Very good. Thank you. So now you may leave and we will meet in next lecture. Thank you so much.